हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देना है, ना ही आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। आपको सभी वीडियोस मिलेंगे बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो हमारा जो वीडियो है वो होगा कक्षा 9वीं के इतिहास के चैप्टर नंबर 5 का। क्या है आपका चैप्टर नंबर 5? आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो इसमें हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि जो चरवाहे हैं उनकी आवाजाही पर बात करी थी और उनकी आवाजाही हमने पहाड़ों में देखी थी। आज हम बात करेंगे वो आवाजाही कहां होगी? पठारों में, मैदानों में और रेगिस्तानों में। यहां पर हम आवाजाही करेंगे। मतलब क्या होगा कि पठार से कभी मैदान जा रहे होंगे, कभी रेगिस्तान जा रहे होंगे। मतलब पठारी भाग के लोगों के बारे में बात करेंगे, मैदानी और रेगिस्तानी लोगों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अब पठारी भाग क्या कहलाता है, मैदानी भाग क्या कहलाता है और रेगिस्तानी भाग क्या कहलाता है, ये जानते होंगे। पठारी भाग जो कुछ ऊंचा होता है लेकिन समतल होता है वो पठारी हो जाएगा। मैदान जो ऊंचा नहीं होता वो समतल कहला जाएगा। और रेगिस्तान आपको पता ही है, जो रेतीली जमीन होती है वो रेगिस्तान। जैसे ये फोटो आप देख पा रहे हैं, ये रेगिस्तान जैसी है। अब जो चरवाहे हैं, चरवाहों में आप देखेंगे, चरवाहों केवल पहाड़ों में मौजूद नहीं थे। जो हमने पिछले वीडियो में बात करी कि चरवाहे जो हैं वो केवल पहाड़ों में, तो ऐसा नहीं है। चरवाहे आपको पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी मिलेंगे और बहुत संख्या में मिलेंगे। बहुत बड़ी संख्या में आपको यहां पर चरवाहे देखने को मिलेंगे। चरवाहे का मतलब क्या? तो हम फिर से एक बार बात करें। चरवाहे का मतलब वही जो अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह भटकते हैं, उनको चरवाहा कहा जाता है। तो पहले हमने गुज्जर और बकरवाल के बारे में बात करी और गद्दी के बारे में बात करी थी लास्ट वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं धंगर के बारे में। तो धंगर कौन है? ये आपके महाराष्ट्र में पाए जाने वाले चरवाहों का समूह है, चरवाहों का समुदाय है। तो धंगर क्या है? एक चरवाहा समुदाय है जो खास तौर से महाराष्ट्र में पाया जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी 4,67,000 हुआ करती थी। तो आप अंदाजा लगा लो कि संख्या पर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा में चरवाहे हुआ करते थे। और ये महाराष्ट्र में बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे कैसे, तो महाराष्ट्र के पठारी भागों में पाए जाएंगे, भी बात करेंगे आगे। तो इनमें से ज्यादातर गड़रिये और चरवाहे हुआ करते थे। गड़रिये या चरवाहे का मतलब क्या? चरवाहा वो कहलाता है जिसके पास किसी प्रकार का जानवर होगा, ना। चरवाहा कौन कहलाएगा? किसी भी प्रकार का जानवर है या मिक्स जानवर है, उन जानवरों को लेकर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसको चरवाहा कहते हैं। गड़रिया बेसिकली हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं कि जो भेड़ों को पालते हैं वो गड़रिये कहलाते हैं। लेकिन फिर भी गड़रिया उनके लिए संबंधित है जो चरवाहे हैं। भेड़ों के साथ कई बार बकरियां भी होती हैं, एक दो जानवर और रख लिए, तो चरवाहे हो गए। ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इनमें से गड़रिये और चरवाहे थे इस चरवाहा समुदाय में, जो ज्यादातर भेड़ों को पालते होंगे, कुछ और दूसरे जानवरों को पालते होंगे। कुछ लोग इसमें कंबल और चादरें बनाते थे। कुछ जो चरवाहे हैं, गड़रिये या जो चरवाहे हैं, वो कुछ क्या करते थे, कंबल और आपकी चादरें बनाते थे। जबकि कुछ चरवाहे है ना, कुछ चरवाहे क्या थे, भैंस पाला करते थे ना। कुछ चरवाहे भैंस पाला करते थे, भैंस का पालन किया करते थे यहां पर। तो ये पता चला कि भाई जो धंगर हैं उनमें 2-3 प्रकार के हो गए, गड़रिये हो गए, कंबल और चादर बनाने वाले हो गए, और भैंस पालने वाले हो जाते हैं। धंगर के बारे में बात करेंगे। धंगर गड़रिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र की मध्य पठारों में आ जाते थे। पठार फिर अगेन कैसा इलाका? देखो, पहाड़ होता है ऐसा, जो नुकीला इलाका होता है वो पहाड़ कहलाता है, जिसका सिरा नुकीला होता है। लेकिन पठार क्या कहलाएगा कि जिसका सिरा नुकीला नहीं होगा, थोड़ी ऊंचा होगा, ये क्या कहला जाएगा? इसको कहेंगे आप क्या? ये कहलाएगा पठार। ये पूरा इलाका क्या हो जाएगा? इसको कहेंगे पठार। तो यही कहा जा रहा है कि गड़रिये, जो धंगर गड़रिये हैं, वो महाराष्ट्र में बरसात के दिनों में पठारी भाग में, मतलब कुछ ऊंचे क्षेत्र में आ जाते थे। क्यों ऊंचे क्षेत्र में आ रहे? बरसात के दिनों में इनके साथ जो भेड़ हैं, इनके साथ जो बकरियां हैं, छोटे जानवर हैं, वो गीले में नहीं रह सकते, उनको उसमें परेशानी होती है। इस कारण से इनको ऊंची जगह पर जाना पड़ता है, तो पठारी क्षेत्रों में रहा करते थे। पठारी क्षेत्र कैसा है? ये एक अर्ध शुष्क इलाका था, मतलब सेमी ड्राई टाइप का, अर्ध शुष्क सेमी एरिड इलाका है, जहां बारिश बहुत कम होती थी और यहाँ की
मिट्टी भी बहुत कम उपजाऊ थी, कोई खास उपजाऊ नहीं थी। मतलब यहां पर चारे के बड़े बड़े मैदान तो नहीं मिलेंगे, तो यहां पर क्या मिलेगा, कटीली झाड़ियां मिलेंगी। और ये बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहां कुछ और उगाते नहीं थे। बाजरा जो है वो दुनिया की सर्वाधिक सूखा बर्दाश्त करने वाली फसल है ना। सबसे ज्यादा सूखे में इसको लगाते हैं, जहां जैसे रेगिस्तान में देखें आप राजस्थान में देखेंगे वहां पर बाजरा पर्याप्त मात्रा में उगाते हैं। तो चारों तरफ कटीली झाड़ियां हैं, यही कटीली झाड़ियां इनकी भेड़ बकरियां खाएंगी। और यहां पर बाजरे जैसी फसल के अलावा कुछ और होता नहीं था, कुछ और उगाएंगे नहीं। जैसे ही मॉनसून आएगा, मॉनसून आते ही एक पट्टी है, वो पट्टी क्या हो जाएगी, विशाल चारागाह में परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि इन पठारों पर जैसे ही बारिश होगी तो उन पर पानी आएगा, तो बस क्या होगा, घास निकल आएगी, विशाल चारागाह बन जाएंगे इन धंगर गड़रियों के लिए। यहां पर इनकी भेड़ों के लिए, इनकी बकरियों के लिए और जो भैंस पालते हैं उनके लिए भी अच्छे चारे के मैदान यहां पर उपस्थित हो जाएंगे। अक्टूबर के आसपास, मतलब अक्टूबर के आसपास क्या है, ठंड स्टार्ट हो गई। क्या स्टार्ट हो गई, ठंड स्टार्ट हो जाती है। तो अक्टूबर के आसपास आप देखेंगे धंगर बाजरे की कटाई करेंगे। बाजरा मतलब एक फसल हो गई, तो बाजरे की कटाई करेंगे और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ जाएंगे। पश्चिम मतलब क्या हो गया, इस तरफ। अभी अगर आप ये महाराष्ट्र का नक्शा देख पा रहे हैं तो अभी ये कहीं सेंट्रल में लोकेटेड है। तो जैसे ही क्या हो जाएगा कि भाई अक्टूबर के महीना आएगा तो यहां पर इन पठारों पर जो बाजरा उगाया जा रहा होगा, क्या बाजरा उगाया जा रहा होगा, तो इस बाजरे की कटाई करेंगे और कटाई करने के बाद कहां चलेंगे, पश्चिम की तरफ। ये पश्चिम आ जाएगा तो पश्चिम की तरफ चलेंगे। तो ये बेल्ट जो आप देख पा रहे हैं, इस इलाके को कहते हैं हम क्या, ये इलाका कहलाता है कोंकण, है ना। क्या कहलाता है, कोंकण क्षेत्र कहलाता है। तो चारागाहों की तलाश में ये पश्चिम की तरफ आ रहे हैं। मतलब कैसे, इस तरफ पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। ये कौन सा सागर आ जाएगा, अरब सागर की तरफ जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। तो पश्चिम की तरफ चलते हैं और महीने भर चलने के बाद, महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ, रेवड़ क्या हो गया, उनके जानवरों का जो झुंड है उसको रेवड़ कहा जाता है। तो रेवड़ों के साथ कोंकण इलाके में जाकर डेरा डाल देते हैं। कोंकण इलाका समझ में आ गया। ये वाला जो इलाका है, ये अलग कलर से दिख रहा है, ये क्या है, ये कोंकण इलाका है। तो इस कोंकण इलाके में ये डेरा डाल देते हैं। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी, है ना। पर्याप्त मात्रा में इस इलाके में खेती होती थी, बहुत खेती हुआ करती थी। कोंकणी किसान भी इन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते थे। क्यों करते होंगे किसान इनका दिल खोलकर स्वागत, क्योंकि किसानों को चाहिए मजदूर, तो ये मजदूरी भी कर देते हैं और साथ ही साथ इनके जो जानवर हैं वो उनके जो कटे कटाए खेत हैं उन पर चरेंगे और वहां पर गोबर करेंगे तो उनकी खेतों को खाद मिल जाएगी। वो क्या होंगे, फर्टाइल हो जाएंगे, बहुत उत्पादक, उर्वरकता बढ़ जाएगी उनकी। तो कोंकणी किसान इसी कारण से इनका दिल खोलकर स्वागत करते थे। जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते थे उसी समय कोंकण के किसानों की खरीफ की फसल, है ना, खरीफ की फसल काट कर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। तो जब ये पहुंचे हैं तब क्या हो रहा है कि एक खरीफ की फसल कट रही। खरीफ का मतलब क्या हो गया, जो बरसात में लगाते हैं, गर्मी वाली फसल हो गई, वो खरीफ है। और रबी की फसल क्या है, जो ठंडी में लगाते हैं, गेहूं चना मटर, जो है वो रबी की फसल हो जाएगी। तो रबी की फसल के लिए अपने खेतों को क्या करना है, दोबारा उपजाऊ बनाना है। और उपजाऊ बनाने के लिए क्या करना होगा, उपजाऊ बनाने के लिए आपको खाद की आवश्यकता होगी। और खाद पहले ये केमिकल वाला चलता नहीं था, खाद के लिए क्या चाहिए, गोबर चाहिए। तो क्या होगा कि भाई जो इनका खेत खरीफ में खाली हुआ है, जो इनका खेत खरीफ में खाली हुआ है, तो इसमें क्या होगा, यहां की स्थिति देखो, मैं एक छोटा सा खेत बनाता हूं, ये खेत है यहां पर, और जब ये काट लिया गया होगा तो यहां पर ऐसे डंठल खड़े होंगे, कुछ कुछ फसल काटने के बाद कुछ कुछ ऐसे डंठल आपको खेत में खड़े मिलेंगे। तो क्या करेंगे, ये जानवर इसमें आ जाएंगे और ये डंठलों को चरेंगे, तो उनके लिए चारे का काम हो जाएगा। साथ में ऐसा गोबर करेंगे, यहाँ पर देखो ये चर रहे हैं जानवर, यहाँ पर ये जानवर आप देख पा रहे हो ये चर रहे हैं, और साथ में वो गोबर करेंगे। तो ये गोबर बाद में क्या हो जाएगा, इस तरीके से खाद में परिवर्तित हो जाएगा। तो उनके खेत की क्या हो जाएगी, उपजाऊ उनका खेत हो जाएगा, उर्वरकता बढ़ जाएगी। तो इसी कारण से तो कोंकणी किसान इनका स्वागत कर रहे थे। समझ में आई बात कि भाई दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो बिना स्वार्थ के आपका कुछ करे, है ना। तो ये क्यों स्वागत हो रहा था, क्योंकि भाई इनसे फायदा भी है। एक तो खेत के डंठल खा जाएंगे, वो सड़ाने गलाने और उनको जलाने की दिक्कत नहीं है, और दूसरा गोबर कर देंगे 10-15-20 दिन में, महीने भर में वो सड़ जाएगा और वो खाद का काम कर जाएगा। धंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई डूंठों, है ना, बची रह गई डूंठों को खाते थे और उनके गोबरों से खेत को क्या मिलता है, खाद मिल जाती है। इस कारण से उनकी उर्वरकता बढ़ जाया करती थी।
कोंकणी किसान धंगरों को चावल भी देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि जहां से ये धंगर आए हैं वहां पर तो कुछ होता नहीं है, सूखे वाले इलाके में है, तो वहां पर इनके पठारी क्षेत्र में कुछ होता नहीं है। चावल भी देते थे जिन्हें वे अपने वापस अपने पठारी इलाकों में ले जाया करते थे ना, वे अपने पठारी इलाकों में उनको ले जाते थे। क्यों? क्योंकि वहां इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे। वहां पर तो क्या होता है, अनाज के नाम पर बाजरा होता है वहां पर ज्यादा, बाकी और है ना, बाजरा होता है वहां पर ज्यादा, बाकी और फसलें आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेंगी। इस कारण से ये चावल ले जाएंगे, तो चावल के तरह तरह के व्यंजन वहां बना लेंगे। मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर है ना, धंगर क्या होंगे, कोंकण और तटीय इलाके छोड़कर सूखे पठार की तरफ चलेंगे। क्योंकि भेड़ों को गीले में तकलीफ होती है, वो बरसात बर्दाश्त करने की हालत में नहीं होती हैं। देखना ये क्या हो गया, ये है मैप। अब पहले बरसात में, जैसे ही बरसात आएगी तो बरसात में क्या होगा, ये किनारे वाला इलाका है, तो यहाँ क्या है कि यहाँ हरियाली बनी रहती है। जैसे ही बरसात आएगी तो यहाँ वर्षा होगी, तो यहाँ पर पिच होगा, गीला हो जाएगा, तो भेड़ें रह नहीं पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, फिर से इसी इलाके की तरफ ये मूव कर देंगे, इसी इलाके की तरफ जाएंगे। तो धंगरों का क्या हो गया कि जब सूखा हो रहा है, जब गर्मी के टाइम है, तो वो आ गए कहाँ, कोंकण क्षेत्र में। जब बरसात हो रही है तो कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ पहुंच जा रहे हैं, पठारी क्षेत्र में। तो हमें एक बात समझ में आई कि हमने जो जम्मू एंड कश्मीर और गद्दी वाले लोगों के बारे में बात की थी, वो जाड़े और गर्मी में शिफ्ट होते थे। यहां पर जो बंजारे हैं, यहां पर जो चरवाहे हैं, वो कैसे बदल रहे हैं, बरसात के कारण। जहां बरसात कम है वहां ये जा रहे हैं। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। चलिए, अब ये तो हो गया था अपना। अब कोंकणी किसान धंगरों को चावल दे रहे थे और चावल लेकर कहां पहुंच जाते थे, अपने इलाकों में पहुंचते थे, क्योंकि उनके इलाके में इस प्रकार के अनाज बहुत कम हुआ करते थे। और बरसात शुरू होने के साथ उनको जाना पड़ रहा था। अभी हमने देखा क्योंकि उनकी भेड़ें गीले में नहीं रह सकती, तो फिर कहां पहुंचेंगे, सूखे ऊंचे इलाके में पहुंचेंगे। अब हम बात करते हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ना। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े थे। मतलब वहां पर घास और पत्थर बहुत देखने को मिल रहे थे, अटे पड़े थे। इनमें मवेशियों, भेड़ बकरियों और गड़रियों का ही बसेरा रहता था। मतलब ये जहां पर घास है और पत्थर है, वहां पर आपको मवेशी, भेड़ बकरी और गड़रिया, इनका बसेरा, मतलब इनका घर देखने को मिलेगा। तो वहां आंध्र प्रदेश कर्नाटक की दो समुदायों के बारे में बात करते हैं, एक गोल्ला समुदाय के बारे में, कुरुमा और कुरबा समुदाय के बारे में। गोल्ला समुदाय जो है वो गाय भैंस को पालते हैं। कुरुमा और कुरबा समुदाय जो है वो भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ के बुने कंबल बेचते थे। भेड़ बकरियों की मतलब जो ऊन निकाल लेंगे, फिर उस ऊन से क्या करेंगे, हाथ के बुने कंबल बेचा करते थे। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहा करते थे ना, जंगल के पास या छोटे मोटे खेतों के पास रहते थे। जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे, कटाई कर ली, कोई सामान बेच दिया, ऐसे कई छोटे मोटे काम साथ में करते रहते थे। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत हमने जो बात करी थी कि जब जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल में हम देख रहे थे, तो वहां के चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सर्दी गर्मी में जाना तय नहीं करते। इनका जाना कैसे तय होता है, बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। हमने देखा था कि जैसे धंगर पहले यहाँ वाले क्षेत्र में थे, फिर वो कोंकण क्षेत्र में आए, फिर जब बरसात होने लगी तो कोंकण क्षेत्र से फिर वापस से इस क्षेत्र में आ गए यहाँ पर। तो हमने ये बात देखी हुई थी। तो यहाँ पर बरसात और सूखे के हिसाब से बातें तय होती हैं कि जाना है या नहीं जाना है। सूखे के महीनों में वे तटीय इलाकों की तरफ आते हैं। मतलब जब सूखे का महीना चलेगा तो किस इलाके में आएंगे, इस इलाके की तरफ। इसको क्या कहते हैं, ये इलाका कहलाता है आपका कोंकण। क्या कहलाता है, कोंकण। और बरसात में, जबकि बरसात शुरू होते ही वो क्या होंगे, वापस चले जाएंगे अपने मुख्य एरिया में, पठारी भागों की तरफ वापस चले जाएंगे। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह से गीले दलदली हालात पैदा हो जाते हैं, उनमें सिर्फ भैंसों को ही रखा जा सकता है। भैंसों को अच्छा लगता है, भैंसों को वो मौसम रास आता है। बाकी के जानवरों को सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी होता है, नहीं तो फिर उनको बीमारी होना, वो वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाए, डिफरेंट टाइप की समस्याएं वहां पर आने लगे। अब बात करेंगे कि जो बंजारा है, आपको खास तौर से देखने को मिलेगा कि भाई उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते हैं, राजस्थान में भी मिलेंगे। तो बंजारे क्या है, चरवाहों का एक जाना पहचाना नाम हुआ करते थे, एक जाना पहचाना नाम है। सब लोग इनके बारे में जानते हैं कि ये चरवाहे हैं, ये अपने साथ, अपने काफिले के साथ, अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आपने देखा होगा कई सारी पिक्चरों में भी बंजारे नृत्य आपने देखे होंगे। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई सारे स्थानों पर ये बंजारे रहा करते थे।
ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज चारे के बदले गांव वालों के खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीजें बेचते जाते थे। इनके पास जानवर बहुत होते हैं, ये बहुत लंबे निकल जाते हैं, तो क्या करेंगे भाई, इनको चीजों की जरूरत पड़ेगी, अनाज और चारे चाहिए, तो गांव वालों को कोई बैल बेच दिया, कोई ऊंट बेच दिया, कभी कुत्ता बेच दिया, ये इनके पास रहते हैं, तो ये बेचकर उन जानवरों को बेचेंगे तो उससे इनको पैसा या धन मिल जाएगा या अनाज वनाज मिल जाएगा, और ऐसे आगे बढ़ते रहते थे। वे जहां भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाहों की खोज करते ताकि उनका जानवर स्वस्थ रहे, खा सके, तंदुरुस्त रहे। इस कारण से अच्छे जानवरों की खोज की जाएगी। राइका समुदाय की बात की जाए तो ये राइका समुदाय जो है वो क्या है, राजस्थान के रेगिस्तान में रहने वाले, मतलब राजस्थान के रेगिस्तान में रहने वाले, तो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है ऊंट, मतलब ऊंट को भी पालेंगे ये लोग। तो राइका समुदाय राजस्थान के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं है, तभी तो रेगिस्तान है। बारिश होती तो सर हरा भरा होता ना, रेगिस्तान क्यों होता? तो रेगिस्तान होने के पीछे कारण क्या, यहां बारिश नहीं होती है, बारिश का कोई भरोसा नहीं है, होती भी थी तो बहुत कम, इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। जब बारिश हो गई तो थोड़ी बहुत पैदावार हो गई, नहीं हुई तो बिल्कुल पैदावार नहीं हुई। तो बहुत सारे इलाकों में दूर दूर तक कोई फसल नहीं होती थी, है ना, सब रेगिस्तान आपको देखने को मिलेगा। तो पूरे रेगिस्तान में आपको हरियाली कम देखने को मिलेगी, भूरा भूरा आपको देखने को मिलेगा, दूर दूर तक देखेंगे भूरा भूरा और रेतीला टाइप का देखने को मिलेगा, रेत देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय तक कोई खेती वहां पर होती नहीं है, क्योंकि पानी नहीं बरसता तो खेती कैसे होगी। तो इसके चलते राइका है ना, राइका खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते हैं, मतलब बारिश हो गई तो उसी आसपास चरा लेंगे, वहीं खेती कर लेंगे, और अगर बारिश नहीं हुई तो अपने जानवरों को लेकर दूसरी जगह चले जाएंगे। तो राइका समुदाय क्या है, खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते हैं। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के राइका अपने गांव में ही रहते हैं, क्योंकि यहां बारिश ठीक ठाक थोड़ी बहुत हो जाती है, क्योंकि इस दौरान बारिश हो जाएगी तो उनको क्या मिल जाएगा, चारा मिल जाएगा, इस कारण से अपने इसी क्षेत्र में रहेंगे। लेकिन जैसे ही अक्टूबर आएगी तो अक्टूबर आते आते ये चारागाह सूखने लगते हैं, और चारागाह सूखेंगे तो राइका को निकलना पड़ेगा वहां से, क्योंकि वहां पर चारा नहीं मिलेगा तो उनके जानवर मर जाएंगे। तो क्या होगा कि नतीजतन ये लोग क्या होंगे, चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाके की तरफ निकल जाते हैं, और अगली बरसात में ही वापस लौटेंगे। साल भर के लिए निकलेंगे, अब पूरी अगली बरसात का समय आएगा तब ही लौटेंगे। राइकाओं का एक तबका ऊंट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां पाला करती थी। तो राइका हमें पता चल गया कि राइका क्या क्या पालते हैं। तो राइका लोग जो पालते हैं वो दो है, एक तो ऊंट का पालन भी करते हैं ये लोग, और भेड़ बकरियां भी पालते हैं, भेड़ बकरियां भी पालते हैं। ये फोटो आप देख पा रहे होंगे तो ये पुष्कर के मेले की है। पुष्कर में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है, वहां पर जानवरों को बेचते हैं। तो चूंकि राजस्थान में है तो वहां पर आपको ऊंट पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल रहे होंगे। उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेवड़ एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं, उन्हें कहां पानी मिलेगा और कहां चारागाह। मतलब जब ये एक जगह से जा रहे हैं तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऐसी जगह जाएं जहां चारा मिल जाए, पानी मिल जाए, गलती से गलत जगह डिसाइड ना हो जाए, नहीं तो जानवर मर जाए और अपने भी हालत खराब होने लगे। उन्हें न केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था, मतलब मान लीजिए कि आपको कोई ऐसे इलाके में जाना है, सही समय चुनना पड़ेगा जब वहां पर हरियाली मिले। आप गलत समय पर पहुंच गए तो समस्या हो जाएगी। तो सही समय भी चुनना पड़ता था, बल्कि यह भी देखना पड़ता है कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने की छूट मिलेगी, है ना, या किन इलाकों से नहीं। कई सारे लोग जब इनके रेवड़ निकलते हैं, झुंड निकलते हैं, तो कई सारे किसान मना करते हैं कि आप हमारे खेत बर्बाद कर देंगे। तो इस कारण से उनको कहां से छूट मिलेगी और कहां से छूट नहीं मिलेगी यह भी ध्यान रखना है, किस जगह जाना है यह भी ध्यान रखना है, कब जाना है यह भी ध्यान रखना है। मतलब इनको ये सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर होती थी, कैसे जाएं कैसे ना जाएं। सफर के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गांव के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे, ताकि उनके जानवर किसानों के खेत में घास चर सकें और उनको उपजाऊ बनाते चले। उपजाऊ कैसे बनाएंगे, गोबर करते जाएंगे तो उपजाऊ बनाते चलेंगे। अपनी रोजी रोटी के लिए जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार, चरवाही ये सारे काम करने पड़ते थे, नहीं तो फिर उनकी रोजी रोटी क्या होगी। तो इस रोजी रोटी के चक्कर में उन्हें जुगाड़ में ये सारे काम यहां पर करने पड़ रहे थे, है ना। तो ये खेती, व्यापार और चरवाही के सारे काम उनको करने पड़ रहे थे। अब देखते हैं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान, है ना, अब हम आगे जो बातें करेंगे उसमें देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी अंग्रेजों के जमाने में चरवाहों का जीवन किस तरह बदला है, ये बात अब हमको आगे देखनी है, हम देखेंगे, है ना। तो ये आप देखें, इस तरीके से लोग जाते हैं, अपनी भेड़ें लेकर, ऊंट लेकर, बकरियां लेकर, इस तरीके से जाते हैं। तो हमने यहाँ पर पठारों, रेगिस्तानों और मैदानों के अंदर चरवाहों के बारे में बात करी।
अब एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं कि भाई किन के बारे में बात कर रहे हैं। तो धंगर जो है, धंगर का है महाराष्ट्र के चरवाहा समुदाय हैं, जो क्या है कि भाई गडरिया भी हैं, कुछ लोग कंबल बनाते हैं, कुछ भैंस पालते हैं। ये अर्ध शुष्क इलाकों में रहते हैं। ये क्या है भाई, पठारी क्षेत्र में रहेंगे। जब बरसात मतलब इनको कमी पड़ने लगेगी तो ये कहां होंगे, आपके इस इलाके में आएंगे, जिसको आप क्या कहेंगे, ये कहलाएगा कोंकण क्षेत्र। और जैसे ही बरसात आएगी तो इस इलाके से दूर चले जाएंगे, है ना। इस इलाके से कहां चले जाएंगे, पठारी क्षेत्र में, क्योंकि वो विशाल चारागाह बन चुका होगा। तो ये हमने यहां पर बात की थी कि कोंकणी किसान इनका स्वागत करेंगे। ये लोग क्या करते हैं कि बहुत उनकी फसल वसल काटेंगे, उनके खेत के जानवरों मतलब उनके खेत में ढूंढे उनको चरा देंगे तो उनको खाद भी मिलेगा। फिर कर्नाटक आंध्र प्रदेश में देखा तो हमने गोला समुदाय मतलब गाय भैंस पालते हैं, कुरुमा और कुरबा समुदाय जो भेड़ बकरियां पालते हैं। ये लोग जंगलों में रहते हैं, छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते हैं और उसके साथ कई सारे दूसरे काम भी करते हैं। ठीक, तो हमने इनके बारे में भी बात की थी कि भाई ये कौन है। फिर हमने बंजारों के बारे में बात की। ये जाना माना चरवाहों का समूह है और ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये बहुत दूर तक जाते हैं, लंबी यात्रा तय करते हैं, तो बीच में अपने जानवरों को बेचकर अनाज और दूसरी चीजें प्राप्त करते हैं। फिर राइका समुदाय पर बात की थी। राइका राजस्थान के रेगिस्तान में पाई जाने वाली एक चरवाहों का एक समुदाय है। ये क्योंकि राजस्थान में बारिश का कोई भरोसा नहीं है ना, बारिश कभी होती नहीं थी, इसलिए खेती बहुत कम है, यहाँ पर दूर दूर तक कोई फसल नहीं है। राइका खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते हैं। बरसात के दिनों में ये लोग बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में रहेंगे। बरसात नहीं होगी तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, चारागाहों की खोज में आगे की तरफ जाएंगे, है ना। जहां इनको अच्छे चारागाह मिलेंगे वहां पर जाएंगे। राइकाओं को जब चारागाह ढूंढने हैं तो एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना है तो उसका सही समय चुनना है, सही जगह चुननी है, साथ में ये पता करना है कि छूट मिलेगी वहां से जाने की या नहीं मिलेगी। तो ये सारी बातें इनको यहां पर ध्यान रखनी पड़ती थी। अब हम इनकी अगला जो अध्ययन करेंगे, हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी अंग्रेजों के जमाने में चरवाहों का जीवन किस तरह बदला, मतलब किस तरह उन पर प्रभाव पड़ा। तो वो हम अगले वीडियोस के अंदर देखेंगे। यहां पर हमने पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों के अंदर चरवाहों की आवाजाही पर बात की। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप टाइप करें magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। वेबसाइट में प्रवेश करते ही आपको कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ कई सारे कोर्स हैं, ढेरों कोर्स हैं, जो आपको करना है आप कर सकते हैं। सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यहाँ पर एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। आपने मान लीजिए कि सिलेक्ट किया, आपको हिंदी मीडियम पढ़ना है तो आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के साथ आपके सामने क्लास आएगी। आपने क्लास 9 सेलेक्ट की, जैसे ही आप क्लास 9 सेलेक्ट करेंगे आपके सामने सारे टीचर आ जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उन टीचर को आप सेलेक्ट कर लें, है ना, और उनके पास जो वॉच नाउ का बटन है उस पर क्लिक करके उनकी प्लेलिस्ट पर चले जाए। मान लीजिए कि आप इतिहास देखना चाहते हैं तो आपने क्या किया, यहाँ पर हिस्ट्री गए और यहाँ पर वॉच नाउ पर क्लिक किया। क्लिक करते ही क्या हुआ कि ऐसी प्लेलिस्ट खुल जाएगी चैप्टर वाइज। तो इसमें भाई कहां पर किस चैप्टर के अंदर कितने वीडियोस हैं, कितने टॉपिक है, सब कुछ डला हुआ है। कॉन्सेप्ट वीडियो, वन शॉट, एमसीक्यू, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा। तो आप क्या करें, वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं आप, क्लिक करते ही वीडियो चल जाएगी। पूरा वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो पर जाना है तो नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करें। नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करके आप कहां चले जाएंगे, अगले वीडियो पर चले जाएंगे। तो इससे आपकी समय की बर्बादी नहीं होगी और आपकी बैठक अच्छी जाएगी, मतलब आप लंबी देरी तक पढ़ पाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करेंगे, जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे। कमेंट कर हमें बताएं आप कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।